Hello, dear students. Uh, Welcome in this third lecture of management. In this lecture, I am going to discuss about industrial sector under Unit 1, that is overview of business. In the previous lecture, I have discussed about the types of business, service, manufacturing, and trade business, and learn that about concept, characteristics and objectives of business. Now I am going to discuss about introduction to engineering industry. So under this industrial sector, first introduction to engineering industry, process industry, textile industry, chemical industry, and agro-based industry would be discussed. So let us start with lecture outcome. ओके सो जैसा कि मैंने बता दिया कि पहले इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था, जिसमें कि सर्विस टाइप्स के बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का वर्णन मैंने किया था। उसमें जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ट्रेड, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ों को मैंने उसमें डिस्कस किया था। अब आते हैं इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसमें जो है कि जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगी तो आपके अंदर योग्यता क्या आएगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको विजुअल होगा। आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। आपको कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ। Describe the industrial sectors, then discuss the engineering industries, list out the 5 types of industries with their brief introduction, then define process industries, distinguish between textile industries and agro-based industry, and explain the chemical industry. तो ये सारी चीज का जो स्किल है इस लेक्चर को कंप्लीट होने के साथ ही आपके अंदर ये स्किल आएगी कि आप समझ पाइएगा कि एग्रो इंडस्ट्री क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, केमिकल इंडस्ट्री क्या है, प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत आपको डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में। So it takes raw material from the primary sector, that is the agriculture sectors, and convert them into end user products यानी final goods। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स को लेकर उन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो है दोनों इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील प्रोडक्शन, टोबैको इंडस्ट्री, एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री में दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू सेकेंड पॉइंट में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो इंजीनियरिंग विंग्स है वो किस टाइप्स के प्रोडक्ट को और प्रोडक्शन में और उसकी एक्टिविटीज में लीन रहते हैं। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जनरली डील्स विद द डिजाइन, इम्प्रूवमेंट, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, मशीन्स और डिवाइसेस। यानी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वो डिजाइन से या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूवमेंट में, मैन्युफैक्चर करने में या अदर टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके एक्टिविटी में बनाने की एक्टिविटी में लीन रहती है। दिस इंडस्ट्री मेनली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल्स अंडर डिवीजन ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर एंड केमिकल इंजीनियरिंग सेक्शन। यानी हर विंग्स जो है कि सिविल के इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि ब्रिज, डैम वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और उस तरह के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट को जो है
उत्पादित किया जाता है। मैकेनिकल से जो है कि मोटर इंजन से संबंधित डिवाइसेज, इसी प्रकार इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, केमिकल, ये सारी चीजें हैं। तो किस विंग्स में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, उसका हम थोड़ा सा अब विस्तार से देखेंगे। अब जो है कि फर्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन। सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन बेसिकली कंसर्न विथ द एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, सच है जैसे ब्रिज हो गया, डैम हो गया, हार्बर्स हुआ, कैनाल्स हुआ, रोड टनल्स हुए, वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इस तरह के एक्टिविटीज में सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन के लोग लगे रहते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री एंगेज रहती है। इट ऑल्सो एनकम्पासेस द एरिया लाइक soil and rock mechanics, surveying, material science, environmental science. Second, that is the electrical engineering. Electrical engineering primarily deals with all engineering activities like manufacturing of devices for generation of electricity or designing devices for transmission of electricity. जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि ये इस प्रकार के जो है कि मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो, या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह उसका ट्रांसमिट किया जा सके। This electrical engineering division is also concerned with designing and manufacturing of electronics devices, including computers and its accessories. तो ये जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो विंग्स है, वो इस तरह की एक्टिविटी में लीन रहता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। Next, that is the mechanical engineering division. This division especially deals with the design and manufacturing of power plant, engines, and related devices. Again, जो है next, that is the industrial engineering. Yeah, this industrial engineering is mainly concerned with the processing of production, like laying out plant, etc. Now, engineering industry also comprise of field like aeronautical engineering, where engineers supervise designing of aircraft, missiles, इस तरह के। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो है कि चाहे एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग से संबंधित है, स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, मिसाइल लॉन्च करना है, मिसाइल को बनाना है, या एयरक्राफ्ट, तो इस तरह के एक्टिविटीज में इंडस्ट्री लीन रहती है। नेक्स्ट, दैट इज द कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री engage in design of microprocessors, VLSI, that is the very large scale integration chip, embedded controller, and other computer hardware एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसके प्रोडक्शन और डिजाइन में कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंगेज रहती है। एंड फाइनली दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। This industry is concerned with engineering activities like designing and operation of plants and machinery of chemical products like drugs, synthetics, rubber, etc. अब ये इंडस्ट्री है, ये तो हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज में लिप्त रहती है। अब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा हम नोट में करके लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। The engineering industry has an enormous potential of creating new job विद इन एन इंडस्ट्री। इनके पास जो है कि काफी पोटेंशियल होता है कि वह जॉब क्रिएट करें अपने इंडस्ट्री के अंदर ही। द जॉब कैटेगरी आर प्राइमरली बेस्ड ऑन, जैसे डिजाइन पे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या इंस्टॉल करना हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसका रिपेयर करना हुआ, पैकेजिंग, सेलिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो दीज आर द एक्टिविटीज वेयर people can hire to do such types of activity. So other employment areas include the construction, building, mining, ये भी है इसमें। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द प्रोसेस इंडस्ट्री। Process industry are those industries where the primary production processes are either continuous or occur on a batch of material that is indistinguishable। यानी जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज
हैं, उसमें जो जहाँ की प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है ना, वो एक कंटीन्यूअस प्रक्रिया के तहत होता है और जहाँ की जो भी प्रोडक्ट निकलता है एक बैच में निकलता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए फूड प्रोसेसिंग कंपनी मेकिंग सॉस may make the sauce in continuous or uninterrupted flow from receipts of ingredients through packaging. Uh, or whether sorry or batches may be produced depending on the cook cattle size but immediately combined and rerouted। यानी जो कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है किसी एक बैच में, मान लेते हैं इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारी एक कैटल की जो कैपेसिटी है सॉस बनाने का, टोमेटो सॉस बनाना है, तो उसमें है कि एक बार में 1 क्विंटल प्रोडक्शन सॉस का प्रोडक्शन होगा। अब उस पार्टिकुलर बैच में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो भी उसके कंपोनेंट डाले गए हैं, उससे जो भी 1 क्विंटल प्रोड्यूस होगा और उसको जब हम छोटे-छोटे बॉटल्स में जब पैकअप करेंगे, उनका सेम ही बैच रहेगा। तो उनके जो क्वालिटी, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सअप है, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो है प्रोसेस इंडस्ट्री में दिस इज इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट इज द इसको हम सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री इंक्लूड जैसे फूड हो गया, बेवरेज कोई पेय पदार्थ हो गया, केमिकल्स का प्रोडक्शन, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सेरामिक्स, कोल, प्लास्टिक्स, रबर, टेक्सटाइल, टोबैको, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, पेपर, तो एटसेट्रा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ process industry. Thus, upstream industrial processes are more capital intensive and typically produce intermediate or bulk products. Downstream processes can convert these intermediates into final products. So downstream processes are generally less capital intensive, smaller or more varied and more labor intensive. So it can be demonstrated with the help of फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि कह रहे हैं कि जब जो इंडस्ट्रियल की मान लेते हैं कि यदि हम प्लास्टिक का ही उत्पादन कर रहे हैं, रबर का ही, टोबैको का, तो जो मेन पार्ट है इनिशियल स्टेज में जो कि एक बल्क अमाउंट में निकलता, वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है ना। यानी कैपिटल इंटेंसिव कहने के मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन वर्क करता है और लेबर का जो है कि नहीं के बराबर रोल होता है ना। देखिए इस तरह की जो भी है कि जो भी प्रोसेस होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मशीन वर्क करेगा और नामात्र के लेबर वर्क करेगा। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम जबकि ये प्रोडक्ट इसमें से होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब बाहर आता है, सीलिंग, पैकिंग और छोटी-छोटी बोतल और छोटी-छोटी क्रिया होती है, वो लेस कैपिटल इंटेंसिव और मोर लेबर इंटेंसिव होता है। यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम मशीन की ज़रूरत होती है और लेबर ज़्यादा उसमें वर्क करते हैं। तो ये इसका कांसेप्ट है। Then introduction to textile industry. The textile industry is primarily concerned with design, production and distribution of yarn, cloth and clothings। यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जो है कि कपड़े या धागा के उत्पादन से उसका संबंध है। द ना और उसका डिजाइन हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की एक्टिविटीज में वो लिंक रहती है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप जान जाइए कि टेक्सटाइल जो है भारत की जो ओल्डेस्ट मेन इंडस्ट्रीज है उनमें से एक है। और द सेक्टर है has made significant contribution in terms of forex। यहाँ forex का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज को अर्निंग करने में और एम्प्लॉयमेंट देने में ये इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा एंड वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, और इवन अर्थव्यवस्था का एक मेन रीड भी है। Okay, so Indian textile industries are one of the largest in the world with a massive raw materials and textile manufacturing base. Our economy is largely depends on textile manufacturing and trade in addition to other major industry। यानी जो हमारा जो इकोनॉमी हो वो सबसे ज़्यादा जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है अदर की अपेक्षा। अब यदि हम देखें तो डोमेस्टिक टेक्सटाइल और अपल्स में इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है
ना, वो 2% ऑफ इंडियन जीडीपी, जबकि 7% इंडस्ट्री आउटपुट है, और 12% जो है एक्सपोर्ट अर्निंग है। यानी कि टोटल देखा जाए तो कह रहा है कि द डोमेस्टिक टेक्सटाइल एंड अपरेल्स industry contribute 2% of Indian GDP and 7% of industry output in value terms and 12% of export earning, यानी एक्सपोर्ट से यदि 20% का अर्निंग हमारे सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल से है। और 100% एफडीआई इसमें अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से टेक्सटाइल सेक्टर में। अब ऑटोमेटिक रूट यहाँ कहने का मतलब है कि हमें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिबरलाइज्ड है सिस्टम, और 100% इसमें एफडीआई आ सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको कर दिया हूँ कि किस तरीके से, जैसे यार्न का प्रोडक्शन में लिप्त है, कपड़े के प्रोडक्शन है ना, और अदर वुलन प्रोडक्ट में हमारा टेक्सटाइल का एग्जांपल है ये। अब हम आते हैं इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। द टेक्सटाइल सेक्टर इंक्लूड्स कॉटन सेक्टर, जूट सेक्टर, सेरिकल्चर, वुड एंड वुलन, मेड फाइबर, फिलामेंट यार्न एटसेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी इन 2000 ना। भारत सर ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि जो है कि कब किया था, तो टू नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2000 में। एंड सेकंड जो है कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई इन 1854 बाय सीएन डावर के द्वारा, सीएन डावर के। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू chemical industry. So chemical industry refers to the industry which is involved in the business of making different products from raw materials through chemical reaction. Generally, the raw materials like oil, natural gas, metals, minerals, coals, salt, air, water, etc. are used in chemical industry to create an immense variety of products. यानी जो केमिकल इंडस्ट्री हमारा है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लॉन्च करता है, और वो उसमें लॉन्च करने के वो केमिकल रिएक्शन के सहारे लॉन्च करता है। और जनरली रॉ मटेरियल्स जैसे लाइक ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, मेटल, मिनरल्स, कोल, साल्ट, ये सभी होता है। केमिकल इंडस्ट्री इमेंस बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट ये लॉन्च करता है। अब chemical industries are very important for the economy of any country because these chemical industries supply pesticides and fertilizers to the farmers which are essential for crop growing. तो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ड्रग्स हुआ, दवा हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, ये सब जो है कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। अदर देन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर, केमिकल इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सीधा है भाई कि इवन आप हम लोग घर में भी बहुत सारी दवाओं का यूज करते हैं, खेती में पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और इवन बहुत सारे परफ्यूम, वो सारे जो है कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया जाता है। तो कुछ यहाँ है जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, construction chemical, industrial cleaner, flavors and fragrances, specialty coating, printing inks, water soluble polymer, then food additives, पेपर केमिकल, ऑयल फील्ड। तो ये सारा जो आपको ये देख रहे हैं, ये सभी जो है हमारा केमिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। ठीक ना, ये सब क्या है, केमिकल इंडस्ट्री द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री के कुछ हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अत्री इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अत्री इंडस्ट्रियल लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये 1975 में बना था। ये इट इज द बेसिक केमिकल, एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स केमिकल कंपनी। तो ये जो है कि अत्री इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे डाइज, पिगामेंट्स, एग्रो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अत्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है।
तो इसलिए भी आप देखते हैं कि जितना आज बहुत सारे चाहे शैम्पू हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स के उसके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आते हैं। हर केमिकल के उसके एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है मैक्सिमम के। तो ये सब जो है कि केमिकल इंडस्ट्री का ही देन है। ये जो अत्री है ये इंडिया, अमेरिका, जापान, यूरोप में ऑपरेट होता है। नेक्स्ट दैट इज द बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1865 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है लुडविग्सफेन जर्मनी में है। इट्स प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स प्लास्टिक्स, कैटलिस्ट, क्रूड ऑयल, क्रॉप टेक्नोलॉजी, नेचुरल गैस, केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल एटसेट्रा, ये सारी चीज। अब यहाँ एक एग्जांपल आपको इजी समझने में हो उसके लिए मैं दिया हूँ कि देखिए ये केमिकल इंडस्ट्री, उस केमिकल इंडस्ट्री का किस तरह से बनावट है। और एक केमिकल इंडस्ट्री एक हिसाब से टोटली जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ की ज्यादा से ज्यादा जो है मशीनों के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। अब फाइनली आते हैं दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एग्रो इंडस्ट्री। और जैसा हम जानते हैं कि एग्रो से ही नाम है, से ही पता चला है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज दियर रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर द फिनिश्ड गुड्स। और दिस यानी ये क्या करता है कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल का यूज करके फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड्स को प्रिपेयर करता है। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स इंडस्ट्री रिलेटेड टू टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एंड वेजिटेबल ऑयल। दिस इंडस्ट्री यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया ना, इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ध्यान रखा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्या है, तो वह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। It comprises of cotton textile, woolen textile, silk textile, synthetic fiber, jute textile industries, textile ना। तो ये टेक्सटाइल हैव बीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एक चीज एग्रो इंडस्ट्री में आप समझिए कि जितने भी, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि चीफ का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, आलू से, तो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के कैटेगरी में आ गया। सॉस, टोमेटो सॉस बनता है उसमें टोमेटो का यूज होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल हम आगे देखेंगे भी। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ, अब उसके अंदर कौन कौन आते हैं थोड़ा सा देखते हैं। जैसे फूड एंड बेवरेज हो गया, टोबैको जैसे तंबाकू हो गया, पेपर एंड वुड प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल, फुटवेयर, अपैरल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, रबर प्रोडक्ट्स, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना। यानी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस रॉ मेटेरियल को, प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में ये यूज करता है अपना फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है। तो ऑल ब्रांचेज ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी मतलब जो है औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है, या ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, वैसे व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं है, या ट्राइबल लोग, तो वो इसके माध्यम से अपना जीविका चला सकते हैं। इंश्योर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग स्टडी सोर्सेज ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड। यानी यह एक पॉवर्टी एलिवेशन का भी काम करता है, क्योंकि एक आय का लगातार एक स्रोत प्रदान करता है। अर्न मच रिक्वायर्ड फॉर ए फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री ना, ये फॉरेन एक्सचेंज को भी अर्न करता है, ये भी अच्छी बात है। और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन शैली को भी सुधारता है, क्योंकि इनकम हुई तो इनकम होने से उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ने से जो है कि कंजम्पशन और लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनकी इम्प्रूव होगी।
then help in reducing the extreme inequalities in distribution of income and wealth। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा विषमता है लोगों के बीच में, वो भी इसके माध्यम से इम्प्रूव होता है। इजी टू एस्टेब्लिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके लिए टफ प्रक्रिया नहीं है, आसानी से इसको स्थापित किया जा सकता है। सपोर्ट बैलेंस ग्रोथ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी उद्योग और जो है कि कृषि के बीच में एक जो है बैलेंस ग्रोथ सुनिश्चित भी करता है। एंड हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब यहाँ पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब जो है वैसे वस्तु जिसको जल्द खराब होने की आशंका है, उसको भी खराब होने से बचाता है। स्कोप ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब भारत में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इसको देखते हैं। तो the scope of agro-based industries in India is pretty high because of fact that country is predominantly depend on agriculture ना, यानी भारत जो है मुख्य तौर पे कृषि प्रधान देश है और कृषि पर डिपेंड है। और यदि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डाटा for 2020, the agriculture sector in India contributes about 18% to इंडियन जीडीपी। भारत के जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 18% कंट्रीब्यूशन यदि जो है वो एग्रीकल्चर का है। एंड ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यदि इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं और इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी हमारे जीडीपी में है, तो यदि इस सेक्टर को हम डेवलप करते हैं और इस सेक्टर पर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली एक वैसे लोग जो कि इसमें इंगेज्ड हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी कंजम्पशन बढ़ेगा और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। देन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो है कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, सिंथेटिक जूट ना, ये सारा चीज जो है टेक्सटाइल, ये सब उसके एग्जाम्पल है। और जैसा कि एक फिगर भी मैं दिखाया हूँ कि इसमें दिखाया गया कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रखा गया है कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये मैं इसलिए दिखाया हूँ कि आपको उस टर्म आते ही ध्यान रहे कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। अब उसके इसके साथ ही ये सेशन समाप्त हुआ और यहाँ आपको इससे रिलेटेड दिया गया है क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट। इस नोट्स के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कुछ टर्म्स हैं जो कि ऊपर में न समझ में आए हो तो यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी ये रेफरेंसेज है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद ही अब इस सेशन को हम लोग अंत कर रहे हैं। इस सेशन में आज हम लोग क्या पढ़े, तो इसमें हम लोग पढ़े अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ की हम लर्न किए इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, देन प्रोसेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, chemical industries, and finally learn about agro based industries ना, जिसमें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस को भी लर्न किए। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।